का माहौल है, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूं कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है? प्रहलाद गुंजल भी 4 महीने पहले तक तो यही थे। वो उनके दल के नेता हैं, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। जी, ये चुनाव इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजस्थान में भी कई सीटों को देखिए, इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा नहीं। न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, न नीति है, न नीति, न पॉलिसी है, कोई नहीं। आपने कुछ समय पहले कहा था गठबंधनों के सरकारों के जमाने का। निश्चित रूप से आज भी गए। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकारें होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। पूर्व सीएम के ओएसडी ने 2 दिन पहले जो बातें कही, क्या उन सब चीजों का इस चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, वो उनकी बातें हैं, उस बारे में नहीं जाना चाहता। सर, अभी क्या संदेश देंगे चुनाव? मैं यही संदेश मतदाता देता हूं कि अधिकतम मतदाता मतदान के लिए निकले और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें। वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में, पिछले चरण में कम रहा, उसका कोई नुकसान हुआ क्या पार्टी? अभी तो मुझे जो जानकारी मिली, लोग मतदाताओं में अति उत्साह है, मतदाता निकल रहे हैं और मैं अपील करूंगा कि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी में मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें। की प्रतिक्रिया आती है, तब तक ओम बिरला का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी क्योंकि कोटा से चुनावी मैदान में है और सबसे बड़ी बात कि यहां पर 2 दोस्तों के बीच सियासी फाइट नजर आती है। प्रहलाद गुंजल और दूसरी तरफ है ओम बिरला और साथ ही राम मंदिर 370 जैसे मुद्दों की जरूर चर्चा है। दो बड़े बड़े नेता बिरला के कैंपेन में साथ में जुटे हुए नजर आए और बीजेपी पिछले 2 चुनावों के लिहाज से यहां पर मजबूत नजर आती है, लेकिन कांग्रेस ने जाहिर है कि इस बार कोशिश की है कि मुकाबले को दिलचस्प बनाया जाए। ये कोटा सीट जिस पर अब से थोड़ी ही देर पहले आपने ओम बिरला की प्रतिक्रिया सुनी थी और इसी बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी भी प्रतिक्रिया लगातार लेने की कोशिश। लेकिन अरविंद जी, 10 सेकंड और आपको दूंगी क्योंकि आप एकदम मेन पॉइंट पर वो 6 से 7 सीटों पर आए थे, उसका जिक्र कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं केवल इतना ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर सीट महत्वपूर्ण है और हर सीट पर पूरे जोर से काम करती है। और आप बताइए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद भी पन्ना प्रमुख के रूप में वो वहां पे काम कर रहे हैं, किया है। आप कल्पना कर सकती है कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर घर घर जाएगा और पन्ना प्रमुख के रूप में काम करेगा? नहीं, ये उनका अहंकार है और उस अहंकार के नाते ही वो नीचे आए हैं और भी नीचे जा रहे हैं। हम अपने वहां पहले कार्यकर्ता मानते हैं, उसके बाद अपनी जो भी जिम्मेदारी मिलती है नेता उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन हर नेता मानता है कि पहले वो कार्यकर्ता है। पॉइंट टेकन। आकाश यादव आपके पास आते हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश यादव, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री का जिक्र किया है अरविंद जी ने, और पन्ना प्रमुख की तरह कैसे वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या कांग्रेस के किसी नेता में हिम्मत है इस तरीके से घर घर जाकर लोगों से बात करना, संवाद करना? तो इनको क्या राहुल गांधी की यात्राएं नजर नहीं आती? इनको क्या कांग्रेस के नेताओं का लोगों के साथ कनेक्ट नहीं नजर आता? प्रियंका गांधी की राजस्थान में मौजूदगी, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, या फिर कांग्रेस के वो मुद्दे जिनको लेकर वो मुखर है इस बार चुनावी मैदान में, उसको बीजेपी सिरे से नकार रही है? आज जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें 2 बात सामने आती है। अदिति नागर जी को मैं सुन रहा, राजस्थान की वो बातें कर रही थी। देखिए, बांसवाड़ा में जिस तरीके से मोदी जी ने सांप्रदायिक भाषण दिया, जो उटपटांग बातें की, इससे ये साफ नजर आता है कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, किस तरीके की पोलराइजेशन की राजनीति। देखिए, उन्होंने 10 साल का उनका जो कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स था या उनके जो विकास के काम थे, वो उसके ऊपर वोट नहीं मांगा। उनको आज मजबूरी से हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, यही उनका सबसे बड़ी हार दर्शाता है। दूसरी बात मैं बता दूं, आज देश के अंदर मोदी विरोधी लहर है।
मोदी विरोधी लहर में जो पन्ना प्रमुख होते हैं, जो बाकी की बातें होती है, जो यंत्रणाएं, जो पार्टी अपनी ताकत लगाती है, वो कब काम में आती है? जब लोग चुनाव देने को तैयार है। पहली बात तो प्रथम चरण के अंदर पूर्णिमा जी जो सबसे कम 55% वोट हुआ, ये दर्शाता है कि मोदी के खिलाफ लोग आज वोट भी देने नहीं जाते। उनका विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है लोकतंत्र पे से, संविधान पे से, कि आज जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए लोग चुनाव वोटिंग तक देने नहीं जा रहे। ये उसका एक नतीजा है। दूसरी बात, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रूपाला जी का बयान हो, राजपूत वोटों का वो ये रहा हो, आज मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर 13 सीटों पे मतदान होने वाला है। आज कम से कम 8 से 9 सीटें कांग्रेस वहां जीतने जा रही है। आकाश जी, इफ आई कुड टेक अ मोमेंट, और बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन मेरा आपसे है, विपक्ष होने के नाते जाहिर बात है कि ये आपका पॉलिटिकल वे ऑफ है कि आप बीजेपी को घेरे, बीजेपी पर निशाना साधे, बीजेपी के मुद्दे को उठाएं। लेकिन क्या मैं इस पर आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूं कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है? कांग्रेस का अपने अलायंस के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? कांग्रेस जमीन पर कैसी है? कांग्रेस जनता के बीच कैसी है? क्या कांग्रेस अपनी मजबूती बता पाएगी? क्योंकि 2019 में आज की इन 88 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार था और एनडीए के घटक दलों का। खराब किसका था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने उसको कैसे सुधारा है? जी, पहले तो झूठे जुमले, झूठे वादे से देश की जनता 10 साल से प्रताड़ित हुई है। आज उनकी विश्वसनीयता मोदी सरकार पे बिल्कुल नहीं रही है। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आज का जो चुनाव है, कांग्रेस पिछले 2019 के इसमें बीजेपी पोलराइजेशन करने में सक्सेसफुल रही थी, जहां पे भाजपा बीएसपी के माध्यम से हो, महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हो, अलग अलग राज्यों में दलित मुस्लिम वोटों के अंदर पोलराइजेशन करने का उनका एक सक्सेसफुल ये रहा है। इस बार वो होने नहीं जा रहा है। इस बार इंडिया अलायंस पूरी तरीके से इंटैक्ट है और 9 महीने कांग्रेस की सरकार ने पैसा नहीं जमाया। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट के सारे पैसे जमा कर दिए। डीपीआर का काम चल रहा है, एमयू हो चुका है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, डीपीआर तैयार होगी, एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। जनता का लगातार प्यार आपको मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। क्या लग रहा है सर, 25 से आपका मिशन पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से हमेशा बहुत प्यार से मिला है। मेरी भी कोशिश थी, चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे और कोई भी संकट हो, हर संकट के समय एक परिवार, एक बेटे, एक भाई के रूप में यहाँ पर मैं, क्योंकि जनता के बीच भी फर्स्ट इंडिया गया था और 3 मुद्दे गिनाए गए थे, विकास था, बेरोजगारी थी और महंगाई थी। इन 3 मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए बड़ा रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, इंडस्ट्री सेक्टर से लेकर, बाहर की इंडस्ट्रीज को लाना, सर्विस सेक्टर लेना, स्टार्टअप, कई सारी योजनाएं बनाई जिससे बेरोजगारी समाप्त हो सके। छोटे छोटे स्टेट वेंडर को भी लोन दिया है, मुद्रा बैंक लोन दिया है, विश्वकर्मा योजना के तहत रोजगार देने का, ऐसे बहुत सारी योजनाएं शुरू की है जिन योजनाओं के माध्यम से रोजगार लोगों को मिलेगा। और मतदान को लेकर एक पैसे जनता के लिए, जनता में उत्साह है बस। जिस तरह से आज और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ओम बिरला से हमने बातचीत भी की है, साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि जनता के अंदर उत्साह है और आज भरपूर वोटिंग होने वाली है। कैमरा पर्सन आकाश जी के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ठीक है, तो आपने ओम बिरला को सुना और उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास आते हुए, आप पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पूरे चुनावों के दौरान हम आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं। आज अखबारों में कई जगह ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर चर्चा उन शिकायतों को लेकर है जो विपक्ष को लेकर की गई है या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जिस शब्दावली का, जिन शब्दों का जिक्र हुआ, कुछ उसमें पेंडिंग भी है। आरोप ऐसे भी लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई आती है, तो अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर फौरी एक्शन ले लेता है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ आती है तो थोड़ा सा होल्ड कर लेता है। ऐसे आरोपों के साथ साथ और भी कई आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगते रहे हैं। बट इलेक्शन कमीशन को क्या इम्पैक्ट करता है या इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है? इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 77 1951 के तहत सारी पार्टियों को आज़ादी प्रदान करता है कि वो अपने स्टार कैंपेनरों की लिस्ट दें और अपने स्टार कैंपेनर से अपना इलेक्शन का कंडक्ट करें। आपने देखा होगा, कल सुना होगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने सारी रिपोर्ट सुनी है और सभी की, अपोजिशन की भी और रूलिंग पार्टी की भी, जो भी समस्याएं आई उन्होंने राइटिंग दिया है दोनों दलों ने,
और भी और दलों ने दिया है, उसको कुल मिलाकर सभी पार्टियों में पाया गया है इस बात का कि उसके अंदर कुछ न कुछ कंप्लेंट्स रही हैं। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ली, अपने जिला अधिकारी से ली, उसके बाद हमारे सीईओ से लेने के बाद कल आपने देखा होगा एक नोटिस जारी किया गया है सभी पार्टियों के लिए। उसमें ये जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं बीजेपी पार्टी में, उसमें जेपी नड्डा को किया गया है, खड़गे को किया गया है, राहुल के लिए, इसी तरीके से और पार्टियों का उसमें जिक्र है, आपने देखा होगा। तो इलेक्शन कमीशन अपने समय से अपना काम करता है और दुनिया का तो काम है कहना ही कि एम्पायर को हमेशा बेईमान कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। और इलेक्शन कमीशन रात दिन लगा हुआ है और उसकी सारी जो साइट्स हैं वो खुली हुई हैं, एप्लीकेशंस रिसीव की जाती हैं 24 टर्नआउट हमारे यहाँ होगा और रुझान क्लियर है। जनता जो है देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जो पहले ये था ना एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। जब आप वोटर्स के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर वो इस बार मुखर हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट डाल रहे हैं, क्या कुछ आपको बता रहे हैं? देखिए सारे मुद्दे वही हैं। किसान परेशान है, नौजवान रोजगार ना मिलने की वजह से बेहाल है, महिला गृहिणी जो है वो महंगाई से परेशान है। तो सारे इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इशू है। आप तमाम बूथ पर जा रहे हैं, आपको ये भी मालूम चला कि कुछ बूथ पर आपने कहा कि ईवीएम नहीं चल रहे हैं, कुछ जगह पुलिस के मिसमैनेजमेंट सामने आई। किस तरीके से ये चीज़ें आप डील कर रहे हैं? आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, आपने बताया? हाँ, एक दो जगह ईवीएम ना चलने की शिकायत आई थी, वो इन्फॉर्म कर दिया गया और एक जगह सॉर्ट आउट बन जाती है तो पश्चिम यूपी जो है उसको हम अलग राज्य बना देंगे। नहीं, देखिए उनकी सरकार तो नहीं बनेगी, इसलिए कुछ कहने में क्या हर्ज है, कुछ भी कह दीजिए आप। ये विषय इतना आसान नहीं है। इस विषय के लिए बड़े एक व्यापक स्तर के ऊपर योजना बनाया जाना उचित है। अब देखेंगे, हालांकि हम लोग तो खुद भी छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में कैसे कौन सा पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा या अन्य कोई प्रदेश बनेंगे, एक बड़ा इशू है। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस ऊपर चर्चा होनी चाहिए और फिर जो भी फैसला वो करे। लेकिन जहाँ तक बहन जी का वक्तव्य है, बहन जी का वक्तव्य विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी इतना ही महत्व है उसका। लास्ट तो सवाल, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा सबसे मेन मुद्दा आपको क्या लगता है जिसके मुताबिक आप जीत पाएंगे? देखिए हमारा परमानेंट मुद्दा विकास है। हम जो है प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प लेकर के चले हैं और खास तौर से 2014 के बाद से मोदी जी ने इसी बात को जमीन पर ट्रांसलेट किया है और इसीलिए उनकी गारंटी, लोगों को लगता है कि मोदी कुछ कहते हैं तो वो होता है। उनकी गारंटी की जो धमक है वो पूरी दुनिया के अंदर है। तो विकास ही मुद्दा है और क्योंकि चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमने उसको अच्छे ढंग से किया है, तो हमारे पास उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण है। उनको हम प्रस्तुत करते हैं, उनके नाम पर हम कहते हैं कि वोट दीजिए, आपने देखा है इनका काम, तो हम विकास के नाम पर ही वोट मांगेंगे और हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उसके आधार पर हम प्रत्येक व्यक्ति को मतदान स्थल तक ला करके भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। एक लास्ट सवाल, 400 पार का जो नारा है, आपको क्या लगता है वो पक्का हो पाएगा? क्योंकि मिशन साउथ भी है, मिशन नॉर्थ ईस्ट भी है, और लास्ट में आप लोगों से कैसे अपील करना चाहेंगे जो लोग इस वक्त घर पर मौजूद है, बाहर निकले और वोट करें? देखिए 400 का जो नारा है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार पूरा वो साकार होगा। और दक्षिण के अंदर जिस प्रकार से हमने कोशिशें की हैं, प्रधानमंत्री जी ने परिश्रम किया है, हमारे कार्यकर्ता लगातार, अभी नहीं, अभी दिखाई देता होगा अब, लेकिन लगातार 5 साल से, उससे पहले से भी हम काम कर रहे हैं। हमने उन विषयों को संज्ञान लेकर के उठाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के अंदर देश की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और जहाँ तक मैं अपनी प्रार्थना की बात करूँ तो मैं यही प्रार्थना अपने मतदाताओं से करूँगा। तो राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के नेता इस वक्त आप सुन रहे थे। आइए इसी बीच में जालौर चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी लूराराम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लूराराम, सबसे बड़ी बात, जालौर सीट की लगातार चर्चा हो रही है। जालौर सिरोही सीट पर किसका पलड़ा भारी है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में है वैभव गहलोत, और इससे पहले कई स्टेटमेंट्स भी ऐसे देखने को मिले जो इस सियासी घटनाक्रम को और चिल करते हुए नजर आए, या ये कहें कि इसमें मसाले का एक तड़का लगाते हुए नजर आए। लेकिन वोटर्स तो बहुत क्लियर होंगे अपने थॉट्स को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। अगर मुमकिन हो तो जरा उनसे बात कीजिएगा।
सबसे पहली बात है कि जालोर पर इस बार राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नज़र है, और नज़र इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जो पिछला चुनाव था लोकसभा का वो जोधपुर से लड़े थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वो हार गए थे। अब जो है वो जालोर सिरोही उन्होंने चुना है, क्योंकि अशोक गहलोत को रणनीतिकार माना जाता है, जादूगर माना जाता है, तो उन्होंने अपना एक गणित सेट करके अपने बेटे वैभव गहलोत को यहाँ से उतारा होगा। तो ऐसे में वैभव गहलोत ने अपनी पूरी जो ताकत है वो झोंकी, अशोक गहलोत ने अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंकी, और दूसरी ओर भाजपा ने किसान परिवार से लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा, जो ये कहें कि जालोर सीट पर, लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर है। सुबह से ही मतदान को लेकर बात करें, ज़बरदस्त उत्साह है मतदाताओं में। सुबह से ही मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जो कतारें हैं वो नज़र आ रही है। आप खुद देख पा रहे होंगे महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, उसके साथ ही पुरुष भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जो पहली बार वोट करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो भी उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। तमाम में उत्साह है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, वो भी इसी मतदान केंद्र पर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक है जोगेश्वर जी, क्या कहेंगे? मतदान केंद्र पहुंचे हैं हम मतदान करने के लिए, कितना उत्साह नजर आ रहा है? मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाह रहा हूँ, जालोर की जनता में बहुत उत्साह है मतदान के लिए, और सुबह सुबह आपको वोट नहीं दे पाएगा क्योंकि आप यंग हैं। आपके आसपास जो आपके मित्र हैं वो किस तरीके के आप इलेक्शन को लेकर उनकी क्या राय रहती है? अगर आप थोड़ा सा उसको उनको, मेरे फ्रेंड्स का एक्चुअली पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, वो मेरे को है। थैंक यू। वैभव गहलोत की कांग्रेस को लेकर के जो रुझान है, जो उम्मीदें हैं कांग्रेस से, तो बेशक बहुत अच्छी सीटें निकलेंगी। क्योंकि मैम महिलाओं में किस तरीके का, क्योंकि आप लोग मिलते होंगे उनसे, तो वो क्या परेशानियां या किस तरीके के एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं? सबसे पहले सिलेंडर, महंगाई, राशन, इन सबको जो बेसिक जो ज़रूरतें औरत की होती है जो पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए वो जब बात करती है किचन की, तो वहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे हो गई है, और उन्हें आशा है इस बार कांग्रेस से। बीजेपी जिस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ आकर दिए, चाहे पीएम हो, आपकी क्या ओपिनियन, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? उसका नहीं, अब हर क्षेत्र के, मुझे लगता है लोग अब हर क्षेत्र के सांसद को देख रहे हैं कि वो उसके साथ कितना खड़ा रहेगा और उनके लिए काम करा पाएगा। किसी का हक छीन कर मुस्लिमों को देना, कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं,
मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर ये साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन रहा है और मुद्दों को जिंदा रखने की कोशिश आपने सुना इस वक्त जेपी नड्डा को। लेकिन इसी बीच में जल्दी से आपको ये बताते हुए कि राहुल गांधी की तरफ से भी वोट करने की अपील की गई है और उन्होंने भी उस नैरेटिव को सामने रखा है और कह रहे हैं कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, ये आपको तय करना है।